दोस्तों श्री विवेक जी, उनके पोते की शादी थी और जिस जमींदार को उन्होंने गाड़ी के लिए बताया था कि शादी में गाड़ी देना, पोता मेरा चढ़ के जाएगा बारात, और जमींदार ने ईर्ष्या में आकर गाड़ी देने से मना कर देता है और विवेक जी की काफ़ी बेइज्जती होती है और विवेक जी गुस्से में चले जाते हैं शहर अपने पोते के शादी के लिए नई गाड़ी खरीदने के लिए। और दोस्तों वो एक लग्जरी शोरूम में घुस जाते हैं जो कि तरह तरह की गाड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम था। वहाँ के लोग उसे देखते ही उनका हंसी उड़ाने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि विवेक जी किसान थे और किसान की वेशभूषा में ही लग्जरी शोरूम में चले गए थे। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह का मजाक करते हैं, लेकिन जब आश्चर्य उन्हें तब होता है दोस्तों, उनके पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब विवेक जी उस शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी सेडान उसे ड्राइव करके शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर के सलेमपुर गांव में एक किसान थे श्री विवेक जी। बड़े शांत स्वभाव, बड़ी स्थिर माइंड, फूलों की खेती करते हैं। दोस्तों ऐसे भी उत्तर प्रदेश के सलेमपुर 90% लोग वहाँ पर फूलों की खेती करते हैं। वहाँ का गेंदा फूल और गुलाब फूल माना हुआ होता है जो कि भारत के कोने कोने में बेचा जाता है। तो विवेक जी भी फूलों की खेती किया करते थे और बड़ी मेहनती किसान थे। उनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था, बस सुबह से शाम तक अपने खेतों को ध्यान दिया करते थे, खेतों में मेहनत किया करते थे और तरह तरह के फूल उगाया करते थे। उस गांव में सबसे सुंदर फूल विवेक जी की हुआ करती थी और घरेलू खर्च काटकर जो भी पैसा बचता था, विवेक जी की आदत थी उस पैसे को भविष्य के लिए बचा के रखते थे। इसके लिए उन्होंने अपने एक कमरे में एक छोटा सा गड्ढा बनवाया था और उस गड्ढे में एक बॉक्स को छिपा कर रखा था, उसे फिर भर दिया था। बॉक्स में एक छोटा सा होल था, जो भी बचत होता था उस बॉक्स में डाल दिया करते थे। दोस्तों विवेक जी के फूलों की चर्चा आसपास के शहरों में हुआ करती थी। लोग सीधे विवेक जी के पास आया करते थे, क्योंकि विवेक जी कभी भी किसी चीज़ में बेईमानी नहीं किया करते थे। वो ईमानदारी से काउंटिंग करते थे, ईमानदारी से नापजोख करते थे और ईमानदारी से उचित पैसा लिया करते थे और सबके साथ उनका दोस्ताना व्यवहार था। उनके व्यवहार से लोग बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। दोस्तों विवेक जी की उम्र 40 पार कर गई थी। उनके घर में एक दिन बहुत बड़ी खुशखबरी आती है, क्योंकि उन्हें पोता हुआ था। जैसे ही खबर उनको मिलती है वो दौड़े दौड़े भागे भागे अपने घर जाते हैं, पोते को अपने गोद में लेकर बहुत खिलाते हैं और बहुत खुश होते हैं। गाँव में लड्डुआ बांटी जाती है और विवेक जी का अब तो दो काम हो गया था, पहला खेतों से प्यार, दूसरा अपने पोते से प्यार, और प्यार से अपने पोते का नाम बबलू रखते हैं। दोस्तों बबलू जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अपने दादा विवेक जी से उसका लगाव भी बढ़ता जाता है। विवेक जी जहाँ भी जाते अपने पोते को अपने पीठ पर या तो अपने कंधे पर बैठा के उसे ले जाते। दोस्तों एक दिन बबलू खेतों की क्यारियां पर खेल रहा था और विवेक जी खेतों में काम कर रहे थे। तभी शहर जाने वाली रोड की तरफ से एक धूल उड़ाती हुई बड़ी सी गाड़ी निकली। पोता ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है और खुशी खुशी बोलता है, दादाजी कितनी खूबसूरत गाड़ी जा रही है, क्या आपने उसे कभी चलाया है? विवेक जी एक नज़र गाड़ी पर डालते हैं, बोलते बेटा तुम जब बड़े हो जाओगे तो अब तुम्हारे लिए मैं ये गाड़ी ले दूंगा, तुम चलाना और मैं बैठ कर उस पर मज़े से सवारी करूंगा। दोनों दादा पोता खिलखिला के हंसने लगते हैं। सच में दोस्तों विवेक जी ने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, ड्राइविंग उन्हें आता था, वो ट्रैक्टर चलाया करते थे, अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। दोस्तों इसी क्रम में बबलू भी बड़ा हो जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है। दोस्तों विवेक जी बहुत खुश होते हैं और गाँव के जमींदार के पास जाते हैं, बोलते हैं जमींदार साहब मेरे पोती की शादी है, आपके पास 4 व्हीलर है, आप बारात जाने के लिए ये गाड़ी मुझे 2 दिन के लिए दे दीजिएगा, जो भी किराया होगा मैं उसे दे दूंगा, मेरा पोता इस गाड़ी में बारात जाएगा। और जमींदार हाँ कर देता है। विवेक जी खुशी खुशी घर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो जमींदार मन ही मन विवेक जी से चिढ़ा करता था, क्योंकि विवेक जी उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया करते थे। वो अपने काम से काम रखते थे, उसकी जी हजूरी चमचागिरी नहीं करते थे। और कोई भी व्यापारी आता था तो पहले विवेक जी के पास आता था। उनकी सारे फूल जब बिक जाते थे तब अन्य किसान के पास या जमींदार के पास वो जाता था। इससे भी जमींदार मन ही मन चिढ़ा करता था। दोस्तों शादी के दिन भी आ जाती है और विवेक जी जाते हैं उस जमींदार के पास गाड़ी लाने के लिए। दोस्तों जमींदार खड़ा बना कर देता है, अब बोलता है मैं गाड़ी नहीं दे पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। दोस्तों ये सुनकर अपमान के कारण विवेक जी का पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं और किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं। सीधा सीधा वापस आते हैं घर और अपने जो कि रूम में उन्होंने बॉक्स बना रखा था एक बोरी लेते हैं और उस बॉक्स का सारा पैसा उस बोरी में डालते हैं और बिना किसी को बताए चुपचाप शहर की ओर निकल जाते हैं। और दोस्तों जाते हैं एक बैंक में। बैंक का मैनेजर उन्हें जानता था और मैनेजर साहब को बोलते हैं, साहब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं कुछ चिल्लर पैसे लाया हूँ,
आप इसे अपने मशीन से काउंट कर दीजिए, इसके एवज में मैं आपको कुछ पैसे दे दिया करूँगा। दोस्तों मैनेजर भी लालच में आ जाता है और एक स्टाफ को बुलाता है, इनके सारे पैसे तय करके गिनती कर लेता है। दोस्तों पूरे पैसे 49 लाख रुपये निकलते हैं। दोस्तों विवेक जी खुशी खुशी 5,000 रुपये मैनेजर को देते हैं मिठाई खाने के लिए। वहाँ से निकल चले जाते हैं। वो पूरा पैसा उसी गंदे सी बोरी में रखे हुए थे और विवेक जी अपनी किसान वाली वेशभूषा में ही थे, साधारण सा कुर्ता और साधारण सा पैजामा और चप्पल में। कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि 50 लाख के मालिक हो सकते हैं। दोस्तों बाहर निकलते हैं, एक टैक्सी वाले को बोलते हैं कि यहाँ का जो सबसे बड़ा शोरूम है गाड़ियों का, मुझे वहाँ जाना है। टैक्सी वाला बोलता है साहब 200 रुपये लगेंगे, आपको मैं यहाँ के सबसे बढ़िया लग्जरी शोरूम में पहुँचा दूंगा। विवेक जी उसे 200 रुपये देते हैं और टैक्सी वाला उसे कानपुर का सबसे बड़ा शोरूम में पहुँचा देता है। विवेक जी वो गंदी से बोरी लिए हुए और गंदा सा अपना कुर्ता पजामा पहने हुए चप्पल में उस लग्जरी शोरूम में प्रवेश करते हैं। दोस्तों प्रवेश करते ही वहाँ एक अफरा तफरी सी हो जाती है, एक अजब सा माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ लोग सूट बूट में थे और जो उनके साथ लेडीज आई थी वो भी काफ़ी बन ठन के आई थी। परफ्यूम की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। लोग इठला रहे थे अपनी सुंदरता पर और बड़े बड़े रईस लोग भी गाड़ियों का सौदा कर रहे थे, उसे चलाने के लिए सोच रहे थे, उसे देख रहे थे, छू रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। और वहाँ के जो सेल्समैन थे बड़ी अदब से उनकी खातिरदारी में लगे हुए थे। बीच बीच में चाय और कॉफ़ी का दौर भी चल रहा था और मैनेजर सबके ऊपर अपना गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए था कि कौन क्या कर रहा है। दोस्तों विवेक जी जैसे उस लग्जरी शोरूम में प्रवेश करते हैं सबकी दृष्टि इनके ऊपर घूम जाती है और कुछ सेकंड के लिए तो वो सांस लेना भी भूल जाते हैं, जैसे उन्हें लग रहा हो कि विवेक जी वहाँ पहुँचकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। एक लड़के से नहीं रहा जाता है जो कि बड़ा ही सूट बूट में था, वो गलती से बोल भी देता है कि काका लगता है आपको बस स्टैंड जाना था, आप गलती से यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ बसें नहीं मिलती है, आपको गांव जाना है ना। विवेक जी बड़ा ही शांत मुस्कुराहट से मुस्कुराते हैं, बोलते हैं बेटा गांव तो जाना है लेकिन थोड़ी देर बाद, गाड़ी लेने के बाद। दोस्तों उनकी इस बातों पर वो लड़का झेप जाता है। वहाँ एक हंसी का दौर फूट पड़ता है। लेडीजें जो कि बड़ी इतरा रही थी वो बोलती क्या एक गाड़ी ले सकता है, अपने पतियों से पूछने लगती है। उसका पति बोलता नहीं, ऐसे ही कोई ये ध्यान आकर्षित करना चाहता होगा, कोई आ गया होगा टाइम पास के लिए। लेकिन विवेक जी इन सब बातों से अनजान चुपचाप 90 कदमों से चलते हुए आगे जाते हैं। उस शोरूम के बीच में एक गाड़ी थी जो कि बिल्कुल मैरून लाल कलर की थी, वो थी सेडान। उस शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी सेडान थी। दोस्तों विवेक जी कदम वहाँ ठिठक जाते हैं, उस गाड़ी को गौर से देखने लगते हैं, उसे छूने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि शादी के लिए, हमारे पोते के बारात के लिए ये गाड़ी सबसे उपयुक्त है, क्योंकि लाल कलर की गाड़ी शादियों में इसे भी शुभ माना जाता है। दोस्तों उसे छू कर देखने लगते हैं। तभी एक सेल्समैन दौड़ा हाँपा हुआ आता है, बोला सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। विवेक जी उसे ऊपर से नीचे देखते हैं, बोलते हैं हाँ मुझे गाड़ी देखनी है। वो सेल्समैन बोलता है कि सर चलिए मैं आपके हिसाब से 1-2 गाड़ी और दिखा देता हूँ। विवेक जी उसे बड़ी गंभीर मुद्रा में देखते हैं, बोलते क्यों, इस गाड़ी में क्या हुआ है, मुझे ये गाड़ी देखना है। वो सेल्समैन थोड़ा हड़बड़ा जाता है और हकलाते हुए बोलता है सर इस लग्जरी शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी ये है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। विवेक जी बड़ा ही शांत शोरूम बोले मैंने तुमसे कीमत पूछा, मुझे एक गाड़ी देखनी है, मुझे गाड़ी दिखाओ। ना चाहते हुए भी वो सेल्समैन गाड़ी के बारे में बताने लगता है, उन्हें दिखाने लगता है। विवेक जी बोलते हैं इसके स्टीयरिंग सिस्टम बताओ, इसके इंटीरियर पार्ट्स के बारे में मुझे बताओ। वो सेल्समैन सब कुछ बताने लगता है। दोस्तों वहाँ जितने भी लोग थे सबकी नज़र उसके ऊपर टिकी हुई थी। लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे कि ये गंवार से दिखने वाला आदमी इस सेडान के बारे में क्या पूछ रहा है, इसको गाड़ी की समझ है भी। तभी एक महिला जो कि बड़ा स्टाइलिस्ट बन रही थी अपने आप में, वो बोलती क्या पता इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है कि नहीं, इसे पता भी है इस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। दोस्तों ये सब बातें वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी सुन रहे थे, उनसे ना रहा गया। वो खड़ा होकर बोलते हैं कि भाई तुम लोग की एक आदत बहुत ही गंदी है, तुम लोग सिर्फ दूसरे के ऊपर ब्लेम ही करते हो। जब ये व्यक्ति आया है तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही आया होगा कि वो सेडान लेने में क्या इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। किसी का जजमेंट कपड़े से नहीं किया जा सकता, क्या पता इसके अंदर क्या काबिलियत हो जो तुम में ना हो। दोस्तों उस बुजुर्ग की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर चुप्पी छा जाती है। अब विवेक जी उस बुजुर्ग की तरफ देखते हैं और आभार भरी दृष्टि देखते हैं और मंद मंद मुस्काते हुए सिर झुका के उन्हें अदब से नमस्ते करते हैं। उसके बाद वो सेल्समैन को बोलते हैं इसका इंजन मुझे दिखाओ। सेल्समैन इंजन दिखाने लगता है, पूछते कितने हॉर्स पावर का है। दोस्तों ये सब सवाल करते हुए और लोग सुन रहे थे। अब उन लोगों को लगने लगा था कि ये कोई जाना पहचाना आदमी है जिसको गाड़ियों की बहुत समझ है। अब उनके मत थोड़े थोड़े चेंज होने लगे थे, लेकिन उनका पहनावा देखकर विवेक जी का वो क्यास नहीं लगा पा रहे थे। उनके पास एक थैला था, गंदा सा बोरी था, जो कि खेतों में काम किया करते थे। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आदमी कौन है, क्या चाहता है। अब दोस्तों सब लोग अपना अपना काम भूलकर
सब ध्यान उनके ऊपर लगा देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद विवेक जी बोलते हैं कि आप अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं इसका ड्राइविंग टेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों सेल्समैन बोलता है सर ये मेरे बस की बाहर की बात है, मैं मैनेजर साहब को सूचित करता हूँ। मैनेजर आता है, बोलता है सर ड्राइविंग टेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो आपकी सेफ्टी के लिए भी है और हमारी सेफ्टी के लिए भी है। एकाएक विवेक जी बोलते हैं चलो छोड़ो ड्राइविंग मैं बाद में कर लूँगा, पहले आप गाड़ी की फटाफट कागज बनवा दो, मुझे लेट हो रही है और इसका पेमेंट बनाओ। दोस्तों ये सुनते ही वो मैनेजर थोड़ा सक पका जाता है। वो उम्मीद भी नहीं कर पाया था कि ये सेडान ले सकता है। वो तो ये मन ही मन यही सोच रहा था कि ये आदमी आया हुआ है अपना टाइम पास करने के लिए, वो गाड़ियों को घूम फिर के देखेगा और थक हार कर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं इसकी पेमेंट के बारे में बात करो, दोस्तों अपने उस गंदे से झोले से नोटों के गद्दे निकाल कर बाहर रख देते हैं, जो कि 49 लाख रुपये थे। दोस्तों मैनेजर झेप जाता है और बार बार उनको सॉरी बोलने लगता है। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति भी सबकी ओर निगाह डालने लगते हैं। दोस्तों सबकी निगाह में एक शर्म वाली झेप थी, क्योंकि वो लोग आकलन नहीं लगा पा रहे थे इतना रुपया लेके ही आ सकता है, क्योंकि मैनेजर भी सोच रहा था कि ये थोड़ा पैसा लेकर आया होगा और थोड़ा फाइनेंस करा लेगा। लेकिन दोस्तों नगद और सेडान का कागज फटाफट बनवाते हैं, सेडान में बैठते हैं और ड्राइव करते हुए फर्राटे से निकल जाते हैं। जो लोग दोस्तों उनके बारे में भी उल्टा पुल्टा बोल रहे थे उन्हें काफ़ी शर्म महसूस होती है और चुप्पी से साथ लेते हैं। दोस्तों विवेक जी सेडान लेकर अपने गांव पहुंचते हैं। तब तक यहाँ अफरा तफरी मच गई थी कि भाई विवेक जी कहाँ चले गए। कुछ लोगों ने बताया था कि विवेक जी जमींदार के पास गए थे गाड़ी मांगने और जमींदार ने सिरे से मना कर दिया था और विवेक जी ने किसी को कुछ भी नहीं बोला और शहर की तरफ चले गए थे। लोग उन्हें ढूंढने लगे थे कि कहाँ। तभी दोस्तों उस गाँव में सेडान की दमदार इंजन की कड़कदार आवाज़ गूंजने लगती है। सब लोग बाहर निकल कर देखते हैं कि भाई इस गाँव में इतना शानदार इंजन की आवाज़ कहाँ से आ रही हो। जैसे दोस्तों घर से बाहर लोग निकलते हैं, देखते हैं कि बहुत ही महंगी लाल कलर की सेडान फराटे भरते हुए धूल उड़ाते हुए आ रही है। दोस्तों आके विवेक जी के दरवाजे पर रुकती है और बाहर निकलते हैं विवेक जी और अपने पोते बबलू से बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारे लिए मैंने लाई है, आज तुम्हारी बारात इसमें जाएगी, तुम इसमें बैठ के जाओगे, फिर हम दादा पोता इसमें बाद में घूम लेंगे। दोस्तों वहाँ पर एकदम खुशी किलकारी गूंज उठती है। बबलू दौड़ा दौड़ा आता है और दादाजी से लिपट जाता है। बोल दादाजी वो बचपन की बात आपको आज भी याद है? दादाजी अपनी नम आंखें पोंछते हैं, बोलते बेटा मैंने तुम्हें हर सेकंड बड़ा किया है, मुझे हर सेकंड की बातें याद है। और दादा पोता एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोस्तों वहाँ देखने वाले सबकी आंखें नम हो चुकी थी दादा पोता के प्यार देखकर। और शानदार बारात निकलती है बबलू की उस सेडान पे और जमींदार के दरवाजे से होते हुए जाती है। जमींदार जब ये देखता है तो वो भी झेप सा जाता है, क्योंकि आज उसके गाँव में सेडान आई थी तो जमींदार की वजह से ही आई थी। अगर जमींदार गाड़ी से मना नहीं करता तो सेडान भी नहीं आती। तो दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाया करती है जो ना चाहते हुए भी अच्छे हो जाती है। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, किसी को जज उसे कपड़े उसके चेहरे से नहीं करना चाहिए, उसे पहनावे से नहीं करना चाहिए। किसकी औकात कहाँ तक है ये उसका मेहनत तय करता है और मेहनत से ही औकात बनती है। दोस्तों क्या कुछ कहना है आपको इस वीडियो पर, एक छोटा सा कमेंट के माध्यम से जरूर कहिएगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई, आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। इतना हेल्प हमारे लिए आपका बहुत है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार बढ़िया कहानी साथ, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।